हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला, वर्तमान विषय में पर्यावरण आंदोलन को कवर करेंगे कि मतलब पर्यावरण को लेकर विभिन्न देशों में जो आंदोलन चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर दूसरा, संसाधनों की भू राजनीति क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा, मूलवासी के बारे में पढ़ेंगे, मूलवासी की मांगे क्या है और भारत में मूलवासियों की स्थिति क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखिए वर्तमान विषय में पर्यावरण आंदोलन कहाँ कहाँ चलाए जा रहे हैं। देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए हैं। देखिए, पर्यावरण की चिंता जो है आज वर्तमान में जो है एक बहुत बड़ी जो समस्या बन गई है, वैश्विक समस्या बन गई। तो इसको लेकर विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो है काफ़ी आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, वन आंदोलन, सबसे पहले वन आंदोलन कहाँ कहाँ चलाए जा रहे हैं। दक्षिणी देशों जैसे मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत में वन आंदोलन सक्रिय हैं, परंतु इसके बावजूद तीसरी दुनिया के देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। अब देखिए, कई देशों में जो है आंदोलन तो चलाए जा रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन फिर भी जो है वनों की कटाई जो है अधिक मात्रा में हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ओके दोस्तों, तो हमें जो है पेड़ की कटाई पर जो है रोक लगाना चाहिए। इसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए जो है अवेयरनेस भी फैलाना चाहिए और पेड़ भी लगाने चाहिए। ओके दोस्तों, और भारत में देखिए वन आंदोलन, देखिए कई सारे वन आंदोलन चलाए गए, जैसे चिपको आंदोलन हो गया और फिर परियोजना कार्य जैसे बांध आंदोलन भी चलाए गए हैं। तो उससे भी पर्यावरण को भी नुकसान होता है, उससे भी, ठीक है, जलीय जीवों को नुकसान होता है उससे भी, ठीक। इसके बाद देखिए खनिज उद्योग। तो उद्योग देखिए कैसे जो है पर्यावरण को प्रभावित करता है। खनिज उद्योग आज सबसे बड़ा उद्योग है, परंतु खनिजों को धरती से निकालने से प्रदूषण का फैलाव, वनस्पतियों का विनाश, जन समुदाय का विस्थापित होना आदि कई हानिकारक प्रभाव हैं। इसलिए इसका विरोध होता है। जैसे फिलीपींस में ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए, जो खनन उद्योग है, ज़मीन से क्या किया जाता है, खनन करके निकाला जाता है, धातुओं को निकाला जाता है, या फिर कोयला हो गया या पेट्रोलियम, काफ़ी सारी चीज़ें ये सब निकाले जाते हैं। खास करके खनिज निकाले जाते हैं, जैसे कोयला हो गया। तो अधिक मात्रा में खनन किया जाता है, तो उससे क्या होता है, माइनिंग अधिक मात्रा में किया जाता है, तो क्या होता है, प्रदूषण का फैलाव होता है। और जहाँ पर मतलब माइनिंग किया जा रहा है वहाँ से लोगों को विस्थापित भी किया जाता है और वहाँ पे रह रहे जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है। और अगर वहाँ पे मान लो पर्यावरण पेड़ पौधे हैं तो उनको भी साफ़ किया जाता है, तो इसका भी प्रभाव जो है पर्यावरण पर पड़ता है। ओके, इसके बाद देखिए बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन। भारत में भी बड़े बांधों को लेकर आंदोलन चला है। जैसे सरदार सरोवर परियोजना को लेकर भारत में चला था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर पर बनाया गया था, तो इसको लेकर आंदोलन चला था 1980 के दशक में और काफ़ी बड़ा आंदोलन बन गया था ये। तो वर्तमान में नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली उत्पादन, सिंचाई आदि कई प्रकार के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, परंतु इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आदिवासी और ग्रामीण लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। अतः इनके विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। अब देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस देश में चलाया गया था, भारत में चलाया गया था। और एक क्यों चलाया गया था ये, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, इसकी ऊंचाई को कम करने के लिए चलाया गया था। और फिर इस परियोजना से क्या था कि कई गाँव को डूबने की आशंका थी, तो इसलिए भी इसका विरोध किया जा रहा था और वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको भी काफ़ी मतलब विस्थापित किया जा रहा था, किए जाने की आशंका थी। तो इसलिए जो है मतलब बड़े बांधों को लेकर भी कई जगह आंदोलन हुए, जैसे ये भारत का एग्जाम्पल आपने देखा। तो ये सब जो थे पर्यावरण संबंधी कुछ आंदोलन थे। तो हमें जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, तभी हम पर्यावरण संरक्षण कर पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही दोहन करते रहें पर्यावरण का तो इम्बैलेंस हो जाएगा और फिर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा फिर, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा संसाधनों की भू राजनीति।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। देखिए संसाधनों की भू राजनीति होता क्या है, अगर 1 नंबर में आए तो आपको यही लिखना है, ये जो ऊपर वाले पॉइंट बता रहा हूँ मैं। पश्चिमी शक्तियों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और उद्देश्य संसाधन थे। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने अधिकतर व्यापारिक संबंध, युद्ध और शक्ति के संदर्भ में सोचा। जो प्राकृतिक संसाधन थे उन सब को इन्होंने व्यापार का जरिया बनाया, व्यापार किया और एक दूसरे पर इन्होंने कब्जा शुरू कर दिया। युद्ध भी किए प्राकृतिक संसाधन के लिए। ओके, अगर हम कोल्ड वार की बात करें संसाधनों की भू राजनीति के बारे में, तो शीत युद्ध के दौरान विकसित देशों ने संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई उपाय किए, जैसे संसाधन दोहन क्षेत्रों तथा समुद्री परिवहन मार्गों के चारों ओर सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादन, देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली आदि। इसका उद्देश्य संसाधनों तक अपनी पहुंच बनाना था। अब देखिए इन्होंने संसाधन को हथियाने के लिए, जो बड़े बड़े देश थे, शक्तिशाली देश, उन्होंने क्या किया, जिन क्षेत्रों में अधिक मतलब संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन हो या फिर खनिज संसाधन हो, तो उन सब पर कब्जा करने के लिए इन्होंने कई सारे हथकंडे बनाए। या तो उन्होंने मतलब उनको पैसे देकर खरीद लिए, या वहाँ पर जबरन अपनी सरकार बनाई ताकि जो है उन संसाधनों पर कब्जा कर सके। जल संसाधन जो है उसकी घेराबंदी इन्होंने करनी शुरू कर दी। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा आप देख सकते हैं, जो मध्य ईस्ट वाले जो थे, मध्य पूर्व वाले जो देश थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था द इंडो बाइपोलरिटी में, मध्य ईस्ट वाले जो देश थे वो संसाधनों से परिपूर्ण थे। तो उन पर मतलब हमेशा कब्जा करने के लिए, अधिकार जमाने के लिए अमेरिका, रूस, चाइना ये सब लगे रहते थे, क्योंकि ये तीनों देश के बीच में पड़ जाते हैं वो सारे देश मध्य पूर्व वाले। ठीक है, तो संसाधन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया आजकल वर्तमान समय में। जिनके पास जो संसाधनों से परिपूर्ण है तो वो एक तरह से अमीर देश हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो तेल देखिए, इनमें से तेल जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व में तेल निरंतर महत्वपूर्ण संसाधन रहा है। 20वीं शताब्दी में तेल का महत्वपूर्ण स्थान रहा। यह न केवल ईंधन के रूप में प्रयोग होता है बल्कि इसके साथ अपार संपदा भी है, और इसी कारण इस पर अधिकार करने के लिए संघर्ष होता रहता है, जिसका उदाहरण पश्चिम और मध्य एशिया के क्षेत्र हैं। देखिए पश्चिम और मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं, मध्य पूर्व एशिया के जो देश हैं, वो जो है संसाधन से काफ़ी ज़्यादा परिपूर्ण देश हैं, और उन पर जो है कब्जा करने के लिए हमेशा बड़े देश तैयार रहते हैं। आप इसका उदाहरण एक देख सकते हैं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम एक था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत अमेरिका ने एक मतलब ऑपरेशन चलाया था 2003 में, इराक पर मतलब गलत आरोप लगाकर उस पर आरोप लगाया कि वो गलत तरीके से हथियार बना रहा है, और वहाँ पर अपनी मनपसंद सरकार स्थापित करने की कोशिश की। बल्कि ऐसा नहीं था, उसने झूठा आरोप लगाया अमेरिका ने। अमेरिका का इसके पीछे उद्देश्य यही था कि इराक का जो तेल संसाधन है, वहाँ के खनिजों पर, तेल पर अपना कब्जा कर सके, वहाँ पर अपनी मनपसंद की सरकार बना सके। ठीक है, तो तेल भी जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आप देखेंगे तो तेल के लिए लड़ाई हो रहा है, पानी के लिए भी लड़ाई हो रहा है आजकल। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि तेल का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वर्तमान में सऊदी अरब है, उसके बाद जो है इराक है, उसके बाद मिस्र आ जाता है। ठीक है, पानी देखिए, पानी भी जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नदियों के लिए हमेशा विवाद रहता है कई देशों में, भारत बांग्लादेश में भी है, भारत पाकिस्तान में भी है, और फिर कई सारे देशों में भी है, आपस में जल को लेकर विवाद रहता है। तो देखिए विश्व राजनीति में पानी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आज विश्व के कई भागों में पानी की कमी के अतिरिक्त स्वच्छ जल का भी अभाव है। संभावना यह भी है कि भविष्य में अगर विश्व युद्ध हुआ तो जल युद्ध होगा। 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के मध्य संघर्ष हुए। अब देखिए जल को लेकर जो है काफ़ी विवाद होते रहते हैं। जल को लेकर देखिए इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के मध्य भी संघर्ष हुए 1950 और 60 के दशक में। और जल जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आज जो है कई लोगों को है, कई करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को जो है स्वच्छ जल पीने योग्य नहीं मिल पा रहा है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता ही है कि पीने योग्य पानी केवल 1% है पृथ्वी पर विद्यमान है। ठीक है, तो अगर आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जल विवाद के एग्जाम्पल, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन से सिंधु नदी को लेकर जो है विवाद है। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल भी आप याद रखना, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।
इसी प्रकार ये प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है। इसी प्रकार सीरिया और इराक के मध्य फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर विवाद है। दलजा और फरात नदी जो है ना वो कहाँ पर है, इराक और सीरिया के पास में। ये सीरिया और इराक जो है इन्हीं नदियों के पास स्थित है। तो इस नदी पर बांध बनाने को लेकर जो है इन दो देशों के बीच में, सीरिया और ये इराक, ये जो खाड़ी जो देश है इनके बीच में जो है विवाद है। ओके, तो ये सब जो है एग्जाम्पल आप याद रखना, पूछे भी जाते एग्ज़ाम में कि मतलब जल विवाद से संबंधित एक उदाहरण बताएं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए तीसरा जो संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन, वो है इमारती लकड़ी। पश्चिम के देशों ने जलपोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो और विदेशी व्यापार बढ़े। अब जो पश्चिम के देश थे, पश्चिम के देश मतलब जैसे अमेरिका, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ये सब जो हैं पश्चिम के देश हैं और काफ़ी ताकतवर देश हैं ये सब। तो जलपोत में यानी नाव बनाने के लिए, नाव का निर्माण करने के लिए इन्होंने क्या किया, जंगल जो थे उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जंगल वाले जो एरिया थे उन पर कब्जा करना इन्होंने शुरू कर दिया। दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो, अपनी नौसेना मजबूत करने के लिए, ठीक है ना, अपनी नौसेना मजबूत करने के लिए जंगलों पर इन्होंने कब्जा किया। जंगलों से इन्होंने बड़े बड़े नाव बनाए और फिर नौसेना मजबूत किया। उसके साथ ही नाव के सहारे इन्होंने क्या किया, व्यापार भी किया। तो व्यापार किया तो उससे क्या हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बढ़ी। तो इमारती लकड़ी भी जो है क्या है, एक जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, संसाधनों की भू राजनीति का महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो था संसाधन की भू राजनीति था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान है ये। अगर पूछा जाए कि संसाधनों की भू राजनीति से आप क्या समझते हैं 4 या 6 नंबर में, तो ये पूरा लिख देना आप। ओके। और अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो ऊपर के बस 4-5 लाइन लिख देना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है मूलवासी पे, नेटिव पे आता है। ठीक है ना। मूलवासी क्या है, इनकी मांगे क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम, और भारत में इनकी स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले देखिए मूलवासी कौन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में परिभाषा में बताया, मूलवासी की परिभाषा दिया किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया गया जो वर्तमान देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे भाग से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया और इनका शोषण किया। तो ये सब जो थे क्या थे, मूलवासी थे। कौन थे, जो लंबे समय से एक ही क्षेत्र पर रह रहे हैं और फिर बाद में दूसरे क्षेत्रों के व्यक्ति आकर उन पर जो रह रहे थे उन पर कब्जा कर लिया और उनको अपने अधीन कर लिया, तो उन्हें क्या कहते हैं, मूलवासी कहते हैं। ओके दोस्तों, काफ़ी आसान है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो याद रखें इसको। मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से अधिक अपनी परंपरा, संस्कृति, रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक तरीकों पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। अब भी आज भी जो है मूलवासी, अगर आप देखेंगे मूलवासी, आदिवासी, इन सबको ये क्या करते हैं, अपने परंपरा के अनुसार ही रहते हैं, जंगलों में जीवन यापन करते हैं या जंगलों में जीवन यापन करते हैं, फल मूल कंद इन सब से जो है अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है ना। तो अपने संस्कृति, अपने रिवाज को आज भी ये फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए विभिन्न देशों में मूलवासी देखिए कहाँ कहाँ पर कितने % हैं। फिलीपींस के कोरिडीलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी हैं। चिले में 10 लाख है। बांग्लादेश में 6 लाख। उत्तर अमेरिका में 3,50,000। पनामा नहर के पास जो है 50,000 मूलवासी हैं। उत्तरी सोवियत में 10 लाख मूलवासी हैं। तो ये सब जो है मूलवासी जो है कहाँ कितने हैं उसके उदाहरण है। ओके। अब इसके बाद देखिए भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग करते हैं और एक आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो आप हमेशा यूज करते ही होंगे आदिवासी शब्द। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक। भारत में इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8% है। अब भारत में जनसंख्या आपको पता ही है कि 140 करोड़ के आसपास है लगभग, तो उसका 8% जो है भारत में मूलवासी रहते हैं। भारत के अधिकांश जातियां जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर हैं और ये जो मूलवासी या आदिवासी जो लोग हैं ये ज़्यादातर खेती पर निर्भर हैं, खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। ओके दोस्तों।
अब इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि मूलवासी से आप क्या समझते हैं और मूलवासी की मुख्य मांगे क्या हैं। तो अब देखिए इनकी मांगे क्या हैं। मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। ये जो पहली मांग क्या कर रहे हैं कि इनको जो है अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा देखिए इनकी मांग क्या है। परियोजनाओं के कारण इनके विस्थापन एवं विकास की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए। जो परियोजना बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो निर्माण किए जाते हैं, बांधों का निर्माण किया जाता है, उससे क्या होता है, ये सब लोग जो हैं विस्थापित हो जाते हैं, इनको विस्थापित कर दिया जाता है। तो इनके लिए जो है बड़ी समस्या होती है, इनको जो है अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी संस्कृति छोड़नी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखा जाए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा दिया जाए। ये समाज में जो है बराबरी का दर्जा की भी मांग करते हैं, इनको जो है समानता का अधिकार दिया जाए, समानता की भावना से देखा जाए इनको, ठीक है। इसके बाद चौथा जो मांगे इनके, अपने मूल वास स्थान पर अधिकार की दावेदारी करना। जो इनका मूल वास स्थान है वहाँ पर जो है इनका ही अधिकार है और ये जो है अधिकार इनको देना चाहिए, देने की मांग करते हैं कि हमें जो है ये वास स्थान पर अपना अधिकार करने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों मूलवासियों की वर्तमान स्थिति कैसी है। यद्यपि मूलवासी काफ़ी समय तक उपेक्षित रहे हैं, मूलवासियों का जो है काफ़ी समय तक शोषण किया जाता रहा है, इनको जो है उपेक्षित किया गया है, इनको जो है भेदभाव की भावना से देखा गया है। परंतु 1970 के दशक से उनकी ओर ध्यान दिया जाने लगा। कब से इनकी ओर ध्यान दिया जाने लगा? 1970 के दशक से, ठीक है। इसलिए 1975 में वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन किया गया। ये एक संगठन या समूह का गठन किया गया और ये किस लिए किया गया? आदिवासी जो लोग थे या मूलवासी जो लोग थे उन पर ध्यान देने के लिए, उनका जीवन यापन या फिर उनको कुछ संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबंधित 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी परामर्शदायी संगठन का दर्जा दिया गया, ठीक है। इनके आदिवासी जो लोग थे इनमें सुधार करने के लिए, इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, इनको शोषण से बचाने के लिए संगठनों का गठन किया गया और फिर स्वयंसेवी संगठनों को भी परामर्शदायी दिया गया। इन पर ध्यान देने के लिए परामर्शदाता उनको बनाया गया, ओके। तो 1970 के दशक से जो है आदिवासी जो लोग थे इन सब पर ध्यान दिया जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर, ओके दोस्तों। इसके बाद देखिए मूलवासी के अधिकारों की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। इनके अधिकारों का काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है, इनको जो है नीची जाति के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो इनको देखिए हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इनकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। पहला देखिए परियोजना के परिणाम स्वरूप विस्थापन होने वाले मूलवासियों के हितों की रक्षा करना चाहिए। अब देखिए परियोजना जब निर्माण किया जाता है, बांधों का निर्माण किया जाता है तो इनका विस्थापन होता है। तो हम केवल इनको विस्थापित करके ही ना छोड़ दें, इनको ऐसे ही वहाँ से ना भगा दें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? विस्थापन के समय जो है इनके हितों का ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है। इनको जो है रहने के लिए स्थान देना चाहिए, इनका जो है इनकी भावनाओं का हमें रक्षा करना चाहिए, ओके। इसके बाद दूसरा देखिए राजनीतिक प्रतिनिधि के लिहाज से संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। इनको जो है संवैधानिक सुरक्षा भी प्रदान करना चाहिए, इनको भी जो है न्यायिक अधिकार दिया जाना चाहिए, ओके दोस्तों। तीसरा देखिए विस्थापन की स्थिति में मुआवजा देना चाहिए या रहने के लिए घर देना चाहिए। अब इनका जो है विस्थापन किया जाता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? इनको या तो मुआवजा देना चाहिए या इनको रहने के लिए स्थान देना चाहिए, ओके। इनको मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अब इनको देखिए एक स्वतंत्र पहचान देना चाहिए, ये जो है मूलवासी इनको जो है माना जाए, लेकिन स्वतंत्र पहचान के रूप में इनको माना जाए। इनको जो है नीची जाति के रूप में ना देखा जाए, इनका जो है शोषण ना किया जाए, ओके दोस्तों। तो इनको जो है मूलवासी के नाम मूलवासी ही माना जाए, मूलवासी की कौम के रूप में इन्हें स्वतंत्र पहचान दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ओके ठीक है। तो ये जो है मूलवासी है, मूलवासी के बारे में था, काफ़ी आसान है और पूछा जाता है कि मूलवासी से आप क्या समझते हैं, मूलवासी के प्रमुख मांगों का उल्लेख करें। या फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मूलवासी के हितों की आप रक्षा कैसे कर सकते हैं, ओके दोस्तों। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, सेम टू सेम याद कर लेना।
इसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए कुछ जो है 1 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन लिख कर लाए हूँ आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, एक तरह से होमवर्क है और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यही सब पूछे जाते हैं। तो देखिए इनको आप याद कर लें अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में कब और कौन सा सम्मेलन हुआ था? काफ़ी आसान है, मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियो में। इसके बाद दूसरा है, भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल से छूट क्यों दी गई? तो इसको जो है 2-3 लाइन में लिखना है आपको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? अभी वीडियो में मैंने बताया था। तो 1 नंबर में है, वो देश का नाम लिखना है आपको, 1 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए। और मैप में वैसे आता है ये वाला कि विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, मैप में आता है, तो इसको याद कर लें अच्छे से। इसके बाद देखिए फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो UNEP का फुल फॉर्म क्या है और UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है, वो लिखना है आपको। 1 नंबर 2 नंबर में ये भी आ सकता है, तो याद करें इसको भी अच्छे से। 5वां क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें इसको भी अच्छे से। ये सारे इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में इन्हीं सब में से बनेंगे अगर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से 1 नंबर का। तो इसके बाद देखिए, भारत में मूलवासी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? ये अभी बताया था मैंने। इसके बाद पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन कौन सा हुआ है पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो लिखने हैं, तो 2 लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लें। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप और भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।